गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पीयूष। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है जिन्होंने ज्योमेट्री को अपनी एक बहुत फेमस बुक जिसका नाम एलिमेंट्स है उसमें डिस्क्राइब किया है। मतलब बेसिक थिंग्स जैसे कि पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, वो सब चीजें। तो अब उनकी ज्योमेट्री के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक थियोरेटिकल पार्ट आता है जो आपको याद रखना है। इसमें से बहुत सारे शॉर्ट आंसर्स, 1 मार्क वाले आंसर्स जो भी टीचर्स है वो पूछते हैं। ओके, तो एक स्टोरी की तरह है, आपको इजीली वो याद हो जाएगा। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, सबसे पहली चीज, ज्योमेट्री 2 वर्ड से डिराइव होता है, वो है जियो एंड मेट्रीन। जियो का मतलब अर्थ होता है और मेट्रीन का मतलब होता है टू मेजर। उस हिसाब से ज्योमेट्री कैसे ओरिजिनेट हुई वो हमें पता चलता है। ज्योमेट्री लैंड को मेजर करने के लिए ओरिजिनेट हुई थी। ज्योमेट्री की जरूरत हमें क्यों पड़ी? तो लैंड को मेजर करने के लिए। ओके, in India, excavations at Harappa and Mohenjo-daro show that the Indus Valley civilization made extensive use of geometry. इंडिया में जो हड़प्पा सिविलाइजेशन है या जो हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जहां पे हड़प्पा और मोहनजोदारो प्रेजेंट है, वहां जो क्या बोलते हैं बिल्डिंग्स और ये सब जो बनी हुई है, उन्हें देख के हमें पता चलता है कि पहले के टाइम में भी ज्योमेट्री का वहां पे बहुत यूज किया गया था। 3000 BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा। अभी जो टाइम है वो कॉमन एरा है, जैसे कि 2021 है, तो 2021 उस वहां से अगर हम गिने तो करीब करीब 5000 साल पहले की बात है ये। 5000 साल पहले वहां पे कुछ लोग रहते थे। कहां पे? इंडस वैली सिविलाइजेशन में। वो लोग भी ज्योमेट्री का बहुत यूज करते थे, ऐसा भी पाया गया है। उसके बाद अथर्ववेद जो है, हम जानते हैं कि हमारे 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एंड सामवेद। उसमें से जो अथर्ववेद है उसमें श्री यंत्र करके एक डायग्राम है जिसमें 9 ट्राइंगल्स है टोटल, और वो ऐसे एडजस्ट किए हुए, ऐसे तरीके से ड्रॉ किए हुए कि वो मिलके 43 सब्सिडियरी ट्राइंगल्स बनाते हैं। मतलब के ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल जैसे वो इंटरसेक्ट होते हैं, तो वो इंटरसेक्ट होने के बाद भी 43 दूसरे ट्राइंगल्स बनाते हैं। और ये जो 9 ट्राइंगल्स है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स है। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स मतलब के उसमें 2 साइड्स सेम होती है और जो थर्ड साइड होती है वो डिफरेंट मेजर की होती है। ओके, फिर उसके बाद ज्योमेट्री ऑफ इजिप्टियंस इज इक्वल टू स्टेटमेंट्स ऑफ रिजल्ट। मतलब के जो इजिप्टियंस थे, मतलब के जो इजिप्ट में जो मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने जो ज्योमेट्री डिस्कवर की थी, उन्होंने क्या किया था, पूरा वो लोग बैठ के एनालाइज करते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि ये डायग्राम कैसे बना, क्या हुआ, उसके बाद जो रिजल्ट आता है बस वो स्टेटमेंट वो हमें दिखा देते हैं। ओके, जैसे कि थेल्स पहले इंसान थे जिन्होंने ज्योमेट्री में कुछ प्रूव किया था। उन्होंने क्या प्रूव किया था? थेल्स प्रूव्ड दैट द सर्कल इज डिवाइडेड इक्वली बाय इट्स डायमीटर। डायमीटर आपको अच्छे से पता है, सर्कल की ऐसी एक लाइन जो उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दे। ओके, तो ये किसने डिस्कवर किया था? थेल्स ने। फिर ये जो प्रूव करने की परंपरा थी वो बहुत सालों तक चलती रही। 300 BCE तक ये परंपरा चलती रही। उसके बाद यूक्लिड आए। यूक्लिड कौन थे? तो वो देखते हैं। यूक्लिड, अ टीचर ऑफ मैथ्स एट अलेक्जेंड्रिया, collected all these works and arranged it in his book Elements.
अब यूक्लिड ने क्या किया, 300 बीसीई तक जितने भी वर्क्स थे वो कलेक्ट किए, उनको अरेंज किया और अपनी बुक में डाल दिया, अपने वर्ड्स में अपनी बुक में डाल दिया। उनकी बुक का नाम क्या था, एलिमेंट्स। उनकी बुक का नाम था एलिमेंट्स बुक के पार्ट 1 में उन्होंने कुछ डेफिनेशंस भी दी थी जो आपको पेज नंबर 80 पे दी हुई है और मैंने यहां पे लिखी हुई भी है। ओके, तो वो डेफिनेशंस देख लेते हैं। अ पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट मतलब हम जानते हैं, जैसे हम पेंसिल होती है, एक शार्पन पेंसिल से एक छोटा सा डॉट भी कर दे हम पेपर पे तो उसे हम पॉइंट कहते हैं। उसका कोई भी पार्ट नहीं होता है, उसे हम किसी भी तरह से मेजर नहीं कर सकते। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। अब लाइन क्या होती है, लाइन एक ऐसा डायग्राम है जिसका कोई एंड नहीं है, दोनों साइड से, मतलब दोनों साइड से उसे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, जितना चाहे उतना, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो एक्सटेंड हो सकती है। ओके, अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ब्रेथलेस, ये लेंथ तो हो गई, लेकिन इसकी ब्रेथ हम लोग देख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, हम इसकी ब्रेथ को हम माप ही नहीं सकते। ओके, फिर उसके बाद द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट्स। अब सपोज मेरे को ये जो लाइन है उसे एक्सटेंड नहीं करना है, बस उसे मुझे यहां तक ही रखना है लाइन को, तो यहां पे जो उसके एंड पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे, यहां पे जो एंड आएगा उसका उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट कहेंगे। ओके, फिर उसके बाद a straight line is a line which lies evenly with points on itself. Okay, अब यहां पे क्या बोला है इन्होंने, एक स्ट्रेट लाइन क्या होती है, एक स्ट्रेट लाइन वो होती है जो इवनली बनाई जाती है और उसपे जो सारे पॉइंट्स है वो स्ट्रेटली एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं। ओके, फिर उसके बाद अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। सरफेस क्या होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ होता है। अब जैसे आप पेपर पकड़ लो, ओके, अब सपोज ये एक पेपर है, ओके, अब पेपर में यहां से लेंथ है और यहां से ब्रेथ है, लेकिन इसकी आप हाइट नहीं माप सकते। ओके, इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है, इसमें आप लाइन मतलब के जो हाइट है वो नहीं माप सकते। तो इसमें वही बोला गया है, अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, मतलब लेंथ और ब्रेथ के अलावा और कोई डायमेंशंस उसमें होती ही नहीं है। ओके, एडजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। फिर से अब मैं वही बुक ले लेता हूं। अब ये सरफेस है, ओके, ये सरफेस है, यहां पे उसकी एज है, तो ये क्या है, एक लाइन है, क्योंकि उसकी सिर्फ लेंथ है, उसकी एज की कोई ब्रेथ नहीं है। ये सरफेस की ब्रेथ है, लेकिन सरफेस का जो एज होता है उसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, उसकी सिर्फ लेंथ होती है। ओके, तो ये लेंथ है सिर्फ इसके पास, तो इसलिए जो एजेस होती है वो क्या होती है, लाइंस होती है। फिर उसके बाद अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस which lies evenly with straight lines on itself। अब एक सरफेस क्या होता है, पहले हमने पढ़ा कि बहुत सारे पॉइंट्स को इवनली हम लोग अरेंज करें तो क्या बनती है, एक स्ट्रेट लाइन बनती है। अब एक सरफेस क्या होता है, एक प्लेन सरफेस। एक प्लेन सरफेस मतलब कि बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस को अरेंज कर करके जो डायग्राम बनता है या जो भी चीज बनती है उसे हम क्या कहते हैं, प्लेन सरफेस कहते हैं। ओके, अब हमने डेफिनेशंस देखी, लेकिन डेफिनेशंस में कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे कि एक पॉइंट है, यहां पे मैंने एक पॉइंट बनाया, तो इसे आप देख पा रहे हैं,
लेकिन एक्चुअली पॉइंट उसे कहते हैं जिसे आप अपनी आंखों से डायरेक्टली नहीं देख पाए। अब आप इसे अगर माइक्रोस्कोप से जूम करेंगे तो इसमें भी आपको रेडियस दिखाई देगा, नैनोमीटर्स में तो नैनोमीटर्स में, लेकिन आपको रेडियस दिखाई देगा। ओके, फिर उसके बाद जैसे लाइन है, यूक्लिड कहते हैं कि लाइन की ब्रेड्थ नहीं होती, लेकिन अगर इसे भी हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो यहां पे आपको थोड़ी बहुत ब्रेड्थ दिखेगी जो कि नैनोमीटर्स में होगी। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ब्रेथलेस है, या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस पॉइंट का कोई पार्ट नहीं है, ये सब सिर्फ एक एजम्पशंस है। तो यूक्लिड ने ऐसे एजम्पशंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है एक्सियोम्स और दूसरा है पोस्ट्यूलेट्स। ये दोनों चीजें ऐसी है जिन्हें हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, वो यूनिवर्सल ट्रूथ्स है जिसे हम सामने देख सकते हैं। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे कि सन हमेशा ईस्ट में से ही उगता है, तो वो क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसे कोई चेंज नहीं कर सकता, यहाँ उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं है, वो चीज हमारे सामने ही हो रही है, तो हम उसे प्रूव नहीं कर सकते। अब हम पहले एक्सियोम से स्टार्ट करते हैं जो आपको पेज नंबर 81 पे दिए हुए हैं। वहां पे आपको 7 एक्सियोम्स दिए हुए हैं और साथों साथ आपको याद करने हैं। पहला है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। मतलब कि ए और बी दो चीजें हैं, दोनों ही सी एक चीज है, ओके, तो दोनों ही सी से इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि A इज इक्वल टू बी, क्योंकि A और B दोनों में C जैसी क्वालिटीज है, तो A और B दोनों की क्वालिटीज सेम हुई। ओके, फिर उसके बाद इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल्स। अब हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि D है और E है, दोनों F से इक्वल है, ठीक है, तो मतलब D इज इक्वल टू E। ओके, अब मैं A प्लस D करूं या B प्लस E करूं, दोनों का आंसर इक्वल ही आएगा। ओके, उसके बाद if equals are subtracted from equals the remainders are equals। अब A में से D माइनस करूं अगर मैं, या B में से E माइनस करूं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। उसके बाद है थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब सपोज आप एक 5 रुपीज का कॉइन लेते हैं, वो दूसरे 5 रुपीज के कॉइन के ऊपर रखते हैं, तो जो नीचे वाला कॉइन है वो नहीं दिखता है। अगर आप उसे ऊपर से देखेंगे तो आपको नीचे वाला कॉइन नहीं दिखेगा, अगर आप उसे अलग करेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि वो दो कॉइन्स है। एक के ऊपर एक रखने से जो नीचे वाली चीज है वो नहीं दिखती है, तो दोनों चीज इक्वल है। ओके, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। इसका मतलब मैंने एक सर्कल बनाया और उसमें से 1/4 पार्ट अलग किया, तो मैंने जो 1/4 पार्ट अलग किया वो ये पूरे के पूरे सर्कल से छोटा है। ओके, फिर थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब सपोज A की वैल्यू है 2C और B की वैल्यू भी है 2C, तो दोनों इक्वल हुए ऐसा। थिंग्स विच आर halves of the same things are equal to
वन अनदर, मतलब कि इफ सपोज a इज इक्वल टू हाफ c एंड b इज इक्वल टू हाफ c, तो भी a इज इक्वल टू b, क्योंकि दोनों की वैल्यूज सेम है। उसके बाद हम मूव ऑन होते हैं पोस्टुलेट्स पे, जो आपको पेज नंबर 82 पे दिए हुए हैं। पहला पोस्टुलेट है a straight line may be drawn from any one point to any other point। स्ट्रेट लाइन कोई भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में बनाई जा सकती है। ओके, फिर एक्सियम 5.1 है गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स there is a unique line that passes through them। मतलब कि दो पॉइंट्स है, दोनों से पास होने वाली सिर्फ एक ही यूनिक लाइन होगी। ओके, दूसरी जितनी भी लाइंस होगी वो दोनों से पास नहीं होगी, वो कोई भी एक से पास होगी। ओके, फिर उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनाइटली। मतलब कि एक लाइन सेगमेंट, टर्मिनेटेड लाइन मतलब कि एक लाइन सेगमेंट, उसे हम जितना चाहे दोनों साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ये तो आपको पता ही है, आप कहीं से भी कोई भी सेंटर ले सकते हैं और रेडियस आप जितना चाहे उतना लेके आप एक सर्कल बना सकते हैं। फिर ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। अब आप राइट एंगल कहीं भी बनाओगे तो 90 डिग्री ही बनाओगे। हर एक राइट एंगल की वैल्यू क्या होती है? 90 डिग्री। ओके, तो मतलब के सारे राइट एंगल्स इक्वल हुए। फिर if a straight line falling on two straight lines makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines produced indefinitely meet on that side on which the sum of angles is less than two right angles। अब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि दो स्ट्रेट लाइंस है, ओके, और उनको इंटरसेक्ट करती हुई और एक लाइन है। उसमें एक साइड ऐसी होगी जिनमें जो दो इंटीरियर एंगल्स है उनका सम 180 से कम होगा और दूसरी साइड पे इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से ज्यादा होगा। तो जिस साइड कम होगा उस साइड अगर हम लाइंस को एक्सटेंड करें तो वो एक पॉइंट पे जाके एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। ओके, तो यहां पे हमारे एक्सियोम्स एंड पोस्टुलेट्स खत्म होते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1। एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन 1 है ट्रू एंड फॉल्स। ओनली फर्स्ट वाला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। अब एक सिंगल पॉइंट है, उसमें से तो कितनी भी लाइंस पास हो सकती है। ओके, सिर्फ एक लाइन पास नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या आएगा? फॉल्स। और यहां पे लिखा है गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स, मतलब ट्रू है या फॉल्स वो तो बताना ही है, लेकिन साथ में क्यों ट्रू है या क्यों फॉल्स है वो भी बताना है। तो मैंने आपको फॉल्स का रीजन बताया कि एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस पास हो सकती है। उसके बाद देयर आर एन इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस व्हिच कैन पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। अभी अभी हमने पोस्टुलेट देखा कि एक्सियम देखा कि दो पॉइंट्स अगर हम रखें, एक पॉइंट ये दूसरा पॉइंट ये, तो दोनों से पास होती हुई सिर्फ एक लाइन होगी, सिर्फ एक यूनिक लाइन होगी। और यहां पे क्या लिखा है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस पास हो सकती है, तो आंसर आएगा फॉल्स। फिर उसके बाद अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स।
तो ये तो हमने देखा ही, इसका आंसर क्या आएगा? ट्रू। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियाई आर इक्वल। अब दो सर्कल्स मैंने बनाए, दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब कि दोनों इक्वल है। अब अगर दोनों इक्वल है तो दोनों का जो रेडियस है वो भी तो इक्वल ही होगा ना, वो थोड़ी अलग होगा अगर दोनों सर्कल्स इक्वल है तो इसका आंसर आएगा ट्रू। इन फिगर 5.9 जो मतलब नीचे फिगर दिया हुआ है उसमें AB इज इक्वल टू PQ एंड PQ इज इक्वल टू XY, देन AB इज इक्वल टू XY, तो इसका आंसर आएगा ट्रू। क्यों? क्योंकि द थिंग्स इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ये भी हमने पोस्टुलेट पढ़ा था। उसके बाद give a definition for each of the following terms. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? अब सबकी आपको डेफिनेशंस लिखनी है। पहला है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में आप ऐसा लिख सकते हैं, टू स्ट्रेट लाइंस दैट नेवर इंटरसेक्ट व्हेन प्रोड्यूस्ड इंडेफिनिटली। मतलब दो ऐसी लाइंस जिनको हम कितना भी एक्सटेंड कर ले वो एक दूसरे को मीट नहीं करती है। ओके, उसके बाद परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस मतलब कि दो ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो एक दूसरे को राइट एंगल पे इंटरसेक्ट करती हो। उसके बाद लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट मतलब के अ लाइन विथ डेफाइनाइट लेंथ। ओके, फिर रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है उसमें रेडियस क्या होता है? द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड रेडियस। The distance between center and the circumference of the circle is radius. उसके बाद स्क्वायर। A square is a diagram in which a square is a diagram which has 4 equal sides and 4 equal vertices। मतलब के स्क्वायर एक ऐसा डायग्राम है जिसमें 4 साइड्स होती है और 4 एंगल्स होते हैं। वो चारों एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, मतलब कि चारों इक्वल होते हैं, और जो 4 साइड्स होती है वो भी एक दूसरे को इक्वल होती है। और उसके बाद जो क्वेश्चन 3 है वो आपको एक बार खुद से रीड करना है और फिर उसे खुद से आंसर निकालना है उसका। और अगर कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट्स में लिख देना। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ अ पॉइंट C lies between 2 points A and B such that AC is equal to BC, then prove that AC is equal to half AB। ओके, अब A और B दो पॉइंट्स है, उनके बीच में लाइन है, सॉरी लाइन सेगमेंट है AB, और उन दोनों के बीच में एक पॉइंट है C सच दैट AC इज इक्वल टू BC। अब AB मतलब क्या होता है? AC प्लस BC। अब मैं AC की जगह मतलब BC की जगह मैं AC लिख सकता हूं। क्यों? क्योंकि AC और BC दोनों इक्वल है। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 2AC। उसके बाद आएगा AC इज इक्वल टू 1/2 AB। और यही तो हमें प्रूफ करना था।
ओके उसके बाद फिफ्थ वाला है इन क्वेश्चन 4 द पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्रूव दैट एवरी लाइन हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। ये लाइन सेगमेंट है ए बी और सी जो है वो मिड पॉइंट है, तो हमें ये प्रूव करना है कि एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक और एक मिड पॉइंट ही होता है। अब यहां पे हम सपोज कर लेते हैं कि दो मिड पॉइंट है, एक है सी और दूसरा है डी। मिड पॉइंट है मतलब कि ए डी इज इक्वल टू डी बी, ठीक है, और ए सी इज इक्वल टू बी सी, ठीक है। उस हिसाब से अगर हम देखें तो ए सी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए बी और ए डी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। उसके बाद ए सी और बी सी की जगह हम वापस ए सी रख देंगे और यहां पे ए डी, क्योंकि दोनों एक दूसरे को इक्वल थे, तो 2AC इज इक्वल टू AB इज इक्वल टू 2AD। इसका मतलब क्या हुआ, AC इज इक्वल टू AD। अब यहां पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट C and D coincide each other and hence C is equal to D. Therefore, any line segment has one and only one midpoint. उसके बाद in figure 5.10 if AC is equal to BD then prove that AB is equal to CD. अब डायग्राम कैसा दिया हुआ है, A B C D। अब यहां पे क्या बोला गया है, AC इज इक्वल टू बी डी, ए सी इज इक्वल टू बी डी, तो हमें क्या प्रूव करना है, ए बी इज इक्वल टू सी डी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों साइड से बी सी जो है वो माइनस कर देंगे, ए सी माइनस बी सी इज इक्वल टू बी डी माइनस बी सी, ओके। अब ए सी में से हम बी सी हटाएंगे तो क्या बचेगा, ए बी, और बी डी में से बी सी माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, सी डी। तो आ गया ए बी इज इक्वल टू सी डी, जो हमें प्रूफ करना था। उसके बाद why is axiom phi in the list of Euclid's axioms considered as a universal truth? अब सबसे पहली बात, एक्सियम फाई क्या है, एक्सियम फाई ऐसा है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट। अब वो चीज यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, तो सीधी सी बात है, कोई भी चीज पूरी हो, जैसे कि एप्पल है, वो होल है, तो उसका जो पार्ट होगा, मतलब एप्पल का थोड़ा सा पार्ट हम कट करके अलग कर दे, तो ऑब्वियसली जो पूरा पार्ट है वो उस छोटे से पार्ट से बड़ा होगा। तो ये यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 5.1 खत्म होता है। सो गाइज अभी के लिए बस इतना ही, बाकी का जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एक्सरसाइज 5.2 हम पार्ट 2 में देखेंगे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टाटा।